नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वापस अब हम चर्चा पर आएंगे अपनी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे थे। बीच में हमने एक जो संस्कृत विभाग का फर्स्ट ग्रेड का पेपर था आरपीएससी का, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करी थी, हिस्ट्री के बारे में। अब वापस हम हमारी चर्चा पर आते हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल। उसमें भी हम चर्चा कर रहे थे लॉर्ड वेलेस्ली की। तो दोस्तों बात करते हैं हम लॉर्ड वेलेस्ली की। किसकी बात कर रहे थे? लॉर्ड वेलेस्ली। हमने समय देखा था इसका 1798 से 1805। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने कर ली थी। हमने देखा था कि ये खुद को बंगाल का शेर कह रहा है। क्या कह रहा है? बंगाल का शेर। ये कह रहा है कि मैं बंगाल का शेर हूं और पूरे भारत को रेड करना चाहता हूं। अब जब ये आया था तो इसके सामने समस्या थी किसकी? नेपोलियन की। ये चीज हमने देखी थी और ये चीज हमने देखी थी कि जो नेपोलियन है उसने घोषणा करती है कि मैं अब किसके ऊपर आक्रमण करूंगा? भारत के ऊपर आक्रमण करूंगा। नेपोलियन है, ये चीज हमने देखी थी। और क्यों? तो नेपोलियन कह रहा है कि अगर ब्रिटिशर्स मजबूत स्थिति में है, ब्रिटेन अगर मजबूत स्थिति में है, उसकी सेना अगर मजबूत है, तो उसका रीजन है भारत का शोषण। जो भारत से धन जा रहा है उससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति मजबूत है। और अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है तो सामान्य सी बात है कि उसकी सैनिक स्थिति भी क्या होगी? मजबूत होगी। तो नेपोलियन ने क्या घोषणा कर दी कि नेपोलियन ने कहा कि अब जो है मैं ब्रिटेन के उपनिवेशवाद, पूर्वी राज्यों पर जो उसका उपनिवेशवाद है उसके ऊपर आक्रमण करूंगा। और किसके ऊपर आक्रमण करूंगा? भारत के ऊपर, जिसमें उसने मिस्र के ऊपर 1798 में आक्रमण भी कर दिया। अब लॉर्ड वेलेस्ली के सामने क्या समस्या? इस समय बंगाल के गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। उनके सामने समस्या है कि ये जो भारत का दक्षिणी भाग है ये अपने साथ होना चाहिए। सबसे पहली समस्या क्या है कि अगर आक्रमण करेगा नेपोलियन तो समुद्री मार्ग से करेगा, दक्षिणी भाग से करेगा। अगर वो दक्षिणी भाग से आक्रमण करता है तो पहले ये जो दक्षिणी राज्य है, जो दक्षिणी रियासतें हैं, वो तो हमारे अधिकार में होनी चाहिए, वो तो हमारे साथ होनी चाहिए, तभी तो हम नेपोलियन से सामना कर पाएंगे, युद्ध कर पाएंगे। तो इसे इस दक्षिणी भाग पर, भारत के दक्षिणी राज्यों पर क्या करना था? अधिकार करना था या उन्हें अपने साथ करना था। इसमें मुख्य विरोधी है या तो मराठे कह दो आप या मैसूर कह दो। ये दोनों ब्रिटिशर्स के मुख्य विरोधी थे इस समय। इनके साथ इनका संघर्ष चल रहा था। आंग्ल मराठे युद्ध भी चल रहे हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध भी चल रहे हैं। फिर हमने देखा कि इसने दो नीतियां अपनाई, एक तो युद्ध की और एक संधि की, जिसमें हम सहायक संधियों की बात करेंगे। ठीक है, दो नीतियां अपनाई थी, युद्ध की और संधि की। युद्ध एक हम देख चुके थे कि इसने मैसूर के बारे में हमने देखा कि मैसूर के साथ इसका युद्ध हुआ, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध की हमने बात कर ली थी। कब हुआ? 1799। कौन जीते? अंग्रेज। किसके साथ हुआ? टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान मारा गया। उसके बाद मैसूर का शासक किसे बनाया गया? तो हमने बात करी थी, एक वांडियार वंश था और 1760 में वांडियार वंश के जो शासक थे नंजराज, उन्हें नंजराज को पराजित करके वापिस, जो नंजराज था उसे पराजित करके हैदर अली शासक बन गया था मैसूर का। उसके बाद टीपू सुल्तान, और अब अंग्रेज टीपू सुल्तान को मारकर वापस वांडियार वंश को ला रहे हैं और वांडियार वंश का शासक बनाया गया कृष्णराज को। किसको? कृष्णराज को। यह चर्चा हमने कल कर ली थी और कृष्णराज के साथ एक संधि कर ली जिसे हम सहायक संधि कह रहे हैं, यानी कि एक संधि थोप दी। क्या होती है सहायक संधि? अभी हम चर्चा करेंगे। यानी कि मैसूर को इन्होंने अपने साथ कर लिया। अब कौन बचे? मराठे। कौन बचे? मराठे। मराठों की क्या कहानी है तो वो देखिए। अब होगा वेलेस्ली के काल में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा होगा? सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। कब हो रहा है? तो ये हो रहा है 1803 से 5 के मध्य। क्या है आंग्ल मराठा युद्ध? समझ लीजिए। देखिए, मराठों के पेशवा है बाजीराव सेकंड। ये रघुराव के पुत्र थे, बाजीराव सेकंड। रघुराव जिसने पहले सूरत की संधि करी थी और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उसका एक रीजन था रघुराव।
ठीक है ना। उसी का पुत्र है बाजीराव सेकंड। एक है यशवंतराव होलकर जो इसके विरोधी है। विरोधी कौन है? यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर। होलकर इसके विरोधी है। यशवंतराव होलकर ने क्या किया? तो यशवंतराव होलकर ने बाजीराव के ऊपर आक्रमण किया और इसे पराजित करके नवाब बना दिया गया विनायक राव को। किसको? विनायक राव को। यानी इनका समर्थक था या इनके पक्ष के व्यक्ति को, विनायक राव को इन्होंने वापस पेशवा बना दिया। क्या बना दिया? पेशवा। यानी कि जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे उनको पराजित करके यशवंतराव ने किसको पेशवा बना दिया? विनायक राव को। तब बाजीराव सेकंड सहायता के लिए गया अंग्रेजों के पास में। किसके पास में? कि अंग्रेजों के पास में, कि मेरी सहायता करो। अब बाजीराव सेकंड किसके पास में जा रहा है? अंग्रेजों के पास में। किसके लिए? सहायता के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? सहायता के लिए। तब इन दोनों के बीच में एक संधि होती है और वो संधि होती है बसीन की संधि। बसीन की संधि। और बसीन की संधि कब हो रही है? तो ये हो रही है 1802 में। ये भी एक सहायक संधि थी, एक सहायक संधि का भाग ही है बसीन की संधि, जो कब हो रही है? 1802। किस किस के बीच में? अंग्रेजों के बीच में, बाजीराव सेकंड के बीच में। कंप्लीट है। इस बसीन की संधि के बाद युद्ध प्रारंभ होता है। यानी कि अब हम बसीन की संधि जो हो चुकी है, बाजीराव सेकंड पेशवा है और अंग्रेजों के बीच में। पेशवा ने, बाजीराव सेकंड ने क्यों संधि करी? क्या जरूरत पड़ गई? तो यशवंतराव होलकर ने इस बाजीराव को पराजित करके पेशवा किसे बना दिया? विनायक राव को पेशवा बना दिया। इसलिए बाजीराव को अपनी पेशवा का पद बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। कंप्लीट है। अब देखिए आगे युद्ध होगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर होगा युद्ध तय है। अंग्रेजों के साथ कौन हो चुके हैं? बाजीराव सेकंड। तो एक तरफ है, आप कह सकते हैं अंग्रेज प्लस बाजीराव सेकंड, और विरोध में कौन है? तो एक तो यशवंतराव होलकर है ही है, यशवंतराव होलकर। एक है दौलतराव सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, और एक है रघुजी भोंसले, बरार के रघुजी भोंसले। ये मराठा शासक या ये मराठा सरदार तीनों एक साथ हो गए। रघुजी भोंसले, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर, तीनों एक साथ है। किसके विरुद्ध? बाजीराव सेकंड के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों के बीच में बाजीराव सेकंड और अंग्रेज साथ में, इनके बीच में और इनके बीच में मराठा सरदारों के बीच में जोरदार युद्ध हुआ, जिसमें विजय हो गई अंग्रेजों की। किसकी विजय हो गई? अंग्रेजों की विजय हो गई। और अंग्रेजों की विजय होने के बाद इन सबको संधियां करनी पड़ी। सूरजी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, ये सब हमें संधियां पढ़नी है। जब हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि युद्ध क्यों हो रहा है, क्या कारण है युद्ध का, और युद्ध किसके समय हो रहा है। कौन सा युद्ध पढ़ रहे हैं हम? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। मराठों को साथ करना है अंग्रेजों को, क्योंकि किससे? नेपोलियन से लड़ाई करनी है, इसलिए ये इनका साथ होना जरूरी है। तो क्या हुआ? तो बाजीराव सेकंड जब पेशवा पद से हटा दिए गए और विनायक राव को पेशवा बना दिया गया, तो किसके पास मदद के लिए गए? अंग्रेजों के पास में। और कौन सी संधि हुई? बसीन की संधि। ये एक प्रकार की सहायक संधि थी, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे क्या होती है सहायक संधि। क्या हुआ? तो अंग्रेज और बाजीराव दोनों एक साथ में हो गए युद्ध में, और तीन मराठा सरदार यशवंतराव होलकर, दौलतराव सिंधिया, रघुजी भोसले एक संयुक्त शक्ति के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध आए, जिसमें विजय हो गई अंग्रेजों की, यानी कि बाजीराव सेकंड की, और ये तीनों हार गए। फिर इन्हें विवश होकर संधियां करनी पड़ी, और वो संधियां भी एक सहायक संधि का भाग थी। इस प्रकार मराठे जो थे, मराठे भी किसके साथ हो गए? अंग्रेजों के साथ हो गए, और इन मराठों के ऊपर भी किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यानी कुल मिलाकर एक संधि के तहत, सहायक संधि के तहत मराठे अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। कंप्लीट है। तो ये युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हो रहा है? तो आप क्या कहेंगे, किसके समय हो रहा है? कौन है, मतलब गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है ना। कौन कौन से युद्ध हुए? दो युद्धों की हमने बात करी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति कर दिया, टीपू सुल्तान को मार दिया और वांडियार वंश के शासक कृष्णराज को शासक बनाया, इसके ऊपर संधि ठोक दी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध
किसके साथ? तो ये 3 मराठा सरदार एक साथ हैं, बाजीराव सेकंड इनके साथ है, बसिन की संधि के तहत हुए थे, 1802 में हुई थी बसिन की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट है। अब बात करते हैं हम सहायक संधियों की। हमने देखा कि क्षेत्रों को कैसे अधिकार में लिया, तो पहले युद्ध की बात करी, 2 प्रमुख युद्ध देखे कि एक तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर, और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध मराठा, दोनों इनके साथ में हो गए। अब बात करते हैं आगे की संधियों की, यानी कि सहायक संधियों की। सहायक संधियों के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है। सहायक संधियां कब से कब तक रही? 1798 से प्रारंभ होती है 1805 तक। ये प्रमुख सहायक संधियों का काल था। होती क्या सहायक संधियां? तो जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज है, वो आगे वाले रियासत के शासक को मजबूर कर रहे हैं संधि करने के लिए युद्ध के द्वारा। अभी हमने देखा युद्ध के द्वारा मराठों को और मैसूर को मजबूर कर दिया संधि करने के लिए, ठीक है ना। और अभी हम देखेंगे कि संधियां कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं रियासत को बोल रहे हैं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, आपकी चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, वो हम करेंगे। अंग्रेज कह रहे हैं कि वो सुरक्षा हम करेंगे, आप हमारे साथ क्या कर लो, संधि कर लो। ये है सहायक संधि। अब इस सहायक संधियों में शर्तें कौन कौन सी थी वो देख लीजिए। शर्तें क्या क्या शर्तें थी सहायक संधियों में, इस सहायक संधि में? तो पहली, विदेश नीति के अधिकार जो रियासत के थे, विदेश नीति के अधिकार अंग्रेजों के पास में, अंग्रेजों के पास में। पहली बात ये होगी कि जो विदेश नीति के अधिकार होंगे वो किसके पास में होंगे? अंग्रेजों के पास में। जो भी रियासत सहायक संधि करेगी अंग्रेजों के साथ में, उसको अपनी विदेश नीति के जो भी अधिकार है, विदेश नीति में 2 अधिकार आते हैं, युद्ध का और संधि का। ये दोनों अधिकार किसे देने पड़ेंगे? अंग्रेजों को। यानी कि वो जो देशी रियासत है वो अपनी मर्जी से दूसरी रियासत के साथ संधि नहीं कर सकती, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे ये कोई 2 रियासतें हैं, ये न तो आपस में संधि कर सकती है और ना आपस में युद्ध करती है। ये दोनों अधिकार किसके पास में आ गए? अंग्रेजों के पास में आ गए, विदेश नीति के अधिकार, ठीक है। पहली शर्त ये रहेगी इस संधि में, सहायक संधि में। दूसरी, एक अंग्रेजी सेना रियासत में रहेगी, जिस भी रियासत के साथ सहायक संधि हो रही है ना, उस रियासत में अंग्रेज अपनी एक सेना रखेंगे। क्या कह रहे हैं अंग्रेज? कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। जिस भी रियासत के साथ संधि की जा रही है, अंग्रेज उसको कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। सुरक्षा करेंगे कैसे? सेना की जरूरत होगी ना, तो उसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेज एक सेना रखेंगे उस रियासत में। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये कोई रियासत है, इसके साथ संधि कर ली, तो अंग्रेज यहाँ पर अपनी एक सेना रखेंगे इसकी सुरक्षा के लिए, और उस सेना का खर्च रियासत वहन करेगी। जो भी उस सेना का खर्च आएगा, हथियार का जो भी आएगा, वो रियासत वहन करेगी। कौन करेगी? रियासत। यानी कि वो खर्च रियासत को ही देना पड़ेगा। सेना अंग्रेजों की उनकी रियासत में रह रही है, उसका खर्च किसको वहन करना है? रियासत को। कंप्लीट है। आगे देखिए और क्या परिवर्तन हुआ है। एक रेजिडेंट ब्रिटिशर्स का एक रेजिडेंट आएगा जो रियासत के दरबार में रहेगा। यानी कि जो रियासत के जो भी शासक होंगे उनका जो दरबार होता है उसमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी बैठेगा और वो देखेगा कि रियासत में क्या कार्य चल रहा है, या हम देखते हैं क्या क्रियानीति हो रही है, क्या मीटिंग हो रही है, इन सभी पर निगरानी रखने के लिए एक रेजिडेंट रहेगा, ठीक है ना। 3 बड़े परिवर्तन। एक तो विदेश नीति के अधिकार किसके हाथ में आ गए? अंग्रेजों के पास में आ गए, ठीक है। और दूसरी, अंग्रेजी सेना जो उस रियासत के साथ संधि हो रही है उसमें रहेगी, उसका खर्च भी, यानी कि वो जो सेना है, अंग्रेजी सेना रखी जा रही है, उसका खर्च भी वही रियासत वहन करेगी जिसमें रह रही है। और तीसरा, एक रेजिडेंट दरबार में रेजिडेंट भी होगा जो उसकी कार्यवाही पर क्या रहेगा? निगरानी रखेगा। चौथा, जो भी विदेशी जातियां हैं या विदेशी
व्यापारी है या आप कह सकते हैं विदेशी जातियां, उन्हें सेवा में नहीं रखेंगे, सेवा में नहीं रखेंगे। अन्य जो यूरोपियन व्यापारी है, या आप कह सकते हैं कि जैसे कि उस समय अन्य यूरोपियन व्यापारी व्यापार कर रहे थे, फ्रांसीसी कर रहे थे, डे एंड डच वगैरह बहुत सारे यूरोपियन व्यापारी थे, कंपटीशन था। अब फ्रांसीसियों से मुख्य खतरा है किसको? अंग्रेजों को, क्योंकि अगर फ्रांसीसी उस रियासत के साथ मिल जाते हैं, संधि कर लेते हैं, तो हो सकता है कि फ्रांसीसियों के साथ मिलकर वो रियासत अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दे। इसलिए वो क्या चाहते हैं कि अब कोई भी दूसरी कोई भी विदेशी जाति होगी, कोई भी यूरोपियन होगा या विदेशी जाति होगी, उससे रियासत के शासक अपने सेवा में नहीं रह सकते, या रियासत अपने दरबार में कोई पद नहीं दे सकती, उन्हें अपनी सेवा में नहीं रख सकती, यानी कि उनको अलग करने की योजना बनाएगी। ये 4 प्रमुख कार्य थे जो इस सहायक संधि में 4 प्रमुख शर्तें हैं जो आपको रखनी पड़ेगी। अब रियासत को क्या आश्वासन दिया गया? रियासत को कहा कि हम आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और उत्तराधिकारी का अधिकार भी उन्हें दिया गया, उत्तराधिकारी का अधिकार। रियासत को कहा गया कि हमारी सेना, हमारा रेजिडेंट आपके रियासत में रहेगा, लेकिन आपकी रियासत के जो भी आंतरिक मामले होंगे उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, उत्तराधिकारी का अधिकार आपका ही है कि आप जिसे चाहेंगे उसे रियासत का शासक बनाएंगे आपके बाद, ठीक है ना। और ये उत्तराधिकारी का अधिकार देने पर, उत्तराधिकार का अधिकार देने पर रियासत के शासक खुश हो गए और वो संधि करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें अब यही चाहिए था कि मेरे बाद मेरा वंशज शासक बने, ठीक है ना। तो ये 2 आश्वासन दिए गए किसको? रियासत को, और कहा गया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। ये संधि की शर्तें थी, समझ में आया होगा आपको। अब देखिए इस संधि की शर्तों के तहत अंग्रेजों को क्या फायदे हो रहे हैं, अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई? दूसरी तो बाहरी सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा बिल्कुल बाहरी सुरक्षा है ही है। हम देख रहे हैं कि ये जो नेपोलियन के आक्रमण का खतरा है, यहाँ पर मराठे, मैसूर, मद्रास, इन सबको इन्होंने सहायक संधियों के तहत अपने साथ कर लिया। यानी कि अब कोई भी बाहरी आक्रमण होता है तो हमने देखा कि यहाँ पर ब्रिटिश सेना है, सभी रियासत में कौन सी सेना है? ब्रिटिश सेना, अंग्रेजों की सेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक सुरक्षा का घेरा बन रहा है, तो बाहरी सुरक्षा इनकी मजबूत हो गई संधियां करने से। दूसरी आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। अब आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हो रही है, कैसे हो रही है? तो देखिए ये अंग्रेजों का प्रमुख क्षेत्र है बंगाल, और मराठे अभी तक पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आए नहीं है, बस एक संधि हुई है बाजीराव के साथ में पूरी तरह से, क्योंकि मराठा एक बड़ी शक्ति थी और कभी भी मराठा सरदार आपस में संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा कैसे है? तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सुरक्षा का एक घेरा बना लिया, घेरा ऐसे। अब इन सभी रियासतों से इन जो छोटी छोटी रियासतें थी उनसे क्या कर ली? संधि कर ली, सहायक संधि। अब सहायक संधि करी तो यहां पर इनकी एक सेना रहेगी, यहां पर भी अंग्रेजों की सेना रहेगी, यहां पर भी अंग्रेजों की सेना रहेगी, यानी कि सभी जगह अंग्रेजों की सेना है जिस भी रियासत ने सहायक संधि कर ली। तो इन्होंने देशी रियासतों से संधि करके अपनी सुरक्षा का घेरा बना लिया। अब जैसे कि मराठे अगर आक्रमण कर भी देते हैं इनके प्रमुख क्षेत्र पर, तो पहले इन्हें इन रियासतों से गुजरना पड़ेगा जहां पर सहायक संधि के तहत किसकी सेना है? अंग्रेजी सेना, यानी कि अंग्रेजी सेना से सामना करना पड़ेगा, और इनसे सामना करने के बाद वो आगे जाएंगे। यानी कि उन्होंने क्या बना लिया? एक सुरक्षा का घेरा, यानी कि घेरे की नीति अपनाई, जिसे आप द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कहते हैं, घेरे की नीति। इस सहायक संधि के तहत घेरे की नीति अपनाई गई। बाहरी सुरक्षा भी मजबूत हो गई, मराठों को, मैसूर को अपने साथ कर लिया, और आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हो गई, ठीक है ना। और क्या फायदा हुआ? रियासतों का संपर्क तोड़ दिया, रियासतों का संपर्क तोड़ दिया। तीसरा फायदा ये हुआ अंग्रेजों को कि उन्होंने रियासतों का संपर्क तोड़ दिया। रियासतों का संपर्क कैसे तोड़ा? विदेश नीति के अधिकार अंग्रेजों के हाथ में, पहली शर्त हमने देखी थी। यानी कि अब जो है एक रियासत दूसरी रियासत से ना तो संधि कर सकती है ना युद्ध कर सकती है, यानी कि दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं रहेगा। ये दोनों अधिकार किसके पास में? अंग्रेजों के पास में। विदेश नीति के पास अधिकार अंग्रेजों के पास में। तो हो सकता है कि अंग्रेजों को खतरा था कि कहीं रियासतें आपस में मिलकर
छोटी छोटी रियासतें आपस में मिलकर कहीं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह ना कर दे, आक्रमण ना कर दे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस शर्त के तहत कि विदेश नीति के अधिकार हमारे पास में होंगे, इनका संपर्क तोड़ दिया। अब एक रियासत दूसरी रियासत के संपर्क में आएगी नहीं, संधि करेगी नहीं, क्योंकि वो अधिकार किसके पास में, अंग्रेजों के पास में। तो वो आपस में जब मिलेंगे नहीं तो वो विद्रोह होगा ही नहीं, संयुक्त विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ होगा ही नहीं। ये नीति अपना दी। कन्फर्म में समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि रियासतों का संपर्क तोड़ दिया। चौथी और एक मजबूत नीति क्या थी, तो देखिए सैनिक खर्च, सेना का खर्च रियासत वहन करेगी। कौन वहन करेगी, रियासत। यानी कि अब ब्रिटिशर्स को एक आर्थिक रूप से भी एक मिली रियायत मिली। कैसे, क्योंकि अब वो शर्त क्या रखी उन्होंने कि जिस भी रियासत में अंग्रेजी सेना है, उस सेना जो सेना है उसका खर्च कौन वहन करेगी, वो रियासत वहन करेगी। यानी कि अंग्रेजों की सेना भी है उस रियासत में और उसका खर्च भी उन्हें उठाना नहीं पड़ रहा, यानी सुरक्षा भी हो रही है और खर्च भी नहीं उठाना पड़ रहा। खर्च भी कौन उठा रही है, वो रियासत उठा रही है। यह सबसे बड़ा फायदा हुआ कि वो जो सेना का खर्च था जो ब्रिटिशर्स को उठाना पड़ रहा था वो अब रियासत उठाएगी, तो ये भार उनके ऊपर से कम हो गया। अगला एक क्या रहेगा, रियासतों की, एक फायदा क्या हुआ, रियासतों की गतिविधियों पर नजर, गतिविधियों पर नजर, रियासतों की गतिविधियों पर नजर रहेगी। दोस्तों हम सहायक संधि के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा कर रहे हैं कि परिणाम क्या निकले इसके, अंग्रेजों को क्या फायदा हो रहा है, रीजन क्या है या इसका महत्व क्या है। ठीक है, देखिए रियासतों की गतिविधियों पर कैसे नजर रहेगी, तो अभी हमने बात करी कि इन्होंने क्या कहा कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट रियासत के दरबार में उपस्थित रहेगा, उसकी जो भी कार्यकारिणी या जो भी क्रिया नीति है, जो भी कार्य हो रहा है उस दरबार में, जो भी मीटिंग हो रही है मंत्रियों के साथ में, उस पर निगरानी रहेगी रेजिडेंट की, क्योंकि वो उसमें उपस्थित रहेगा तो नजर रहेगा। यानी कि अगर रियासत का जो शासक है वो कोई भी गतिविधि करता, उसके ऊपर किसकी नजर है, अंग्रेजों की नजर है, रेजिडेंट की नजर है। तो वो जो रियासत है वो कोई भी गतिविधि या कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी कदम उठा नहीं सकती, उठाएगी तो किसको पता चल जाएगा, इस रेजिडेंट के तहत किसको पता चल जाएगा, अंग्रेजों को पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये प्रमुख नीतियां थी या प्रमुख फायदा हुए किसको, अंग्रेजों को। जो आप देख रहे हो उन्होंने बाहरी सुरक्षा मजबूत कर ली, नेपोलियन से जो खतरा था इनको अपने साथ कर लिया, आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत कर दी। हो सकता है कि मराठा वापिस संयुक्त हो जाए या और कोई शक्ति संयुक्त हो जाए, आक्रमण कर दे, तो उन्होंने संधिया करके अलग अलग छोटी छोटी रियासतों से संधिया करके एक सुरक्षा का घेरा बना लिया। तीसरा, रियासतों का संपर्क तोड़ दिया, यानी कि दो रियासतें, विदेश नीति के अधिकार उनके पास में है नहीं तो आपस में संधिया कर नहीं सकती, तो संपर्क नहीं होगा तो विद्रोह नहीं होगा। चौथा कि सेना का खर्च कौन वहन कर रही है, रियासत। इससे भी एक रियायत मिल गई अंग्रेजों को कि उन्हें सेना का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा है, ये फायदा हुआ, सेना का खर्च भी रियासत उठा रही है। और अगला कि रियासतों की गतिविधियों पर नजर है, क्योंकि उन्होंने क्या रख रखा है, एक रेजिडेंट। ठीक है ना, इस प्रकार उन्होंने उस रियासत को, रियासतें सोच रही थी कि अभी भी स्वायत्ता के अधिकार हमारे पास में, हम स्वतंत्र है, लेकिन उनको कंट्रोल कर लिया। और ये शर्तें प्रमुख थी। सहायक संधि हम देख रहे हैं कि 1798 से 1805 तक रहेगी। कब तक, 1798 से 1805 तक सहायक संधियां हुई। शर्तें, पहला विदेश नीति के अधिकार अंग्रेजों के हाथ में आ गए। दूसरी, एक अंग्रेजी सेना जिस भी रियासत से संधि हो रही है उसकी सुरक्षा के लिए उस रियासत में रखी जाएगी, उसका खर्च भी वो रियासत ही उठाएगी। ठीक है ना, एक रेजिडेंट भी दरबार में रहेगा और दूसरी विदेशी जातियां या अन्य यूरोपियन है उनको कोई भी पद नहीं दे सकते दरबार में, तो कोई संपर्क नहीं होगा। और ये फ्रांसीसियों से सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया, फ्रांसीसियों को अलग करने के लिए कदम उठाया गया। कंप्लीट है। तो ये सहायक संधियों के तहत इन्होंने नीति अपनाई और इनको ये फायदे हुए। अब बात करते हैं कि सहायक संधियां हुई किस किस के साथ में, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले 1798 में। कब, 1798 में सबसे पहले किसके साथ में हुई, तो आप बताएंगे सबसे पहले हुई हैदराबाद के साथ में। हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि करी थी। उसके बाद में 1799 में मैसूर के साथ में। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं 1799 में ही तंजौर के साथ में। हम पहले इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, तंजौर के साथ में। वापिस
1801 में अवध के साथ में, 1802 में पेशवा यानी कि मराठों के जो पेशवा थे उनके साथ में, कौन थे? बाजीराव सेकंड। 1803 में बरार के साथ, 1804 में ग्वालियर के साथ। ये प्रमुख सहायक संधियां हुई जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, इनका सन और ना। मैंने आपको पहले एक ट्रिक भी लगाई थी, आप बता सकते हैं कि हम तम बगल में। हालांकि ये ट्रिक अगर आपको पसंद नहीं आए तो जरूरी नहीं है कि आप याद रखो। हैदराबाद में से मैसूर, ती से तंजौर, ऐसे अवध में से मराठों की ओर से पेशवा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और बगल में बे से बरार और के से ग्वालियर, ये आप ध्यान रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो। ये प्रमुख देसी रियासतें थी, या हम कह सकते हैं कि प्रमुख रियासतें थी जिनके साथ क्या हुआ? सहायक संधि हुई। अब देखिए, आपको नाम ध्यान रखना चाहे तो कौन रख सकते हैं? तो हैदराबाद के तो निजाम थे, मैसूर की ओर से किसने करी? तो मैसूर की ओर से हमने देखा कि कृष्णराज ने करी थी ना। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद वापिस वांडियार वंश के किसी वंश को, एक कृष्णराज बालक को क्या बनाया गया? शासक बनाया गया, और इसके ऊपर सहायक संधि थोप दी गई। और आगे देखें, अवध में सादत अली ने सहायक संधि करी थी, ठीक है ना। पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकंड। बरार में कौन थे? रघुजी भोंसले, ठीक है। ये प्रमुख नाम आपको ध्यान रखना है कि मैसूर में कृष्णराज कर रहा है, सादत अली अवध में, पेशवा बाजीराव सेकंड 1802 में, बरार के रघुजी भोंसले सहायक संधियां कर रहे हैं। ये थी सहायक संधियां जिनके बारे में हमने चर्चा करी। लॉर्ड वेलेस्ली की नीति कौन सी? सहायक संधियों की, ठीक है ना। सहायक संधियों की हमने बात करी कि क्या सहायक संधियों की शर्तें थी, अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ, या अंग्रेजों ने इसके तहत क्या नीति अपनाई, घेरे की नीति किस प्रकार, उन्होंने बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा दोनों को मजबूत कर लिया। रियासतों का, एक रियासत का दूसरे रियासत से संपर्क तोड़ दिया। दूसरा, सेना का खर्च, जो सेना के खर्च का भार था वो अपने ऊपर से उतार कर रियासत के ऊपर थोप दिया। और अगला हमने देखा कि रियासतों की हर गतिविधि पर नजर है, क्योंकि एक रेजिडेंट रियासत के दरबार में है, ठीक है। तो ये नीतियां, ये फायदे हुए। सहायक संधि हमने डिटेल से देखी, और ये यहां से हर प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए, और हो सकता है कि आगे भी पूछ ले, और ये नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। कंप्लीट है दोस्तों, बात करते हैं आगे की। देखिए, हमने लॉर्ड वेलेस्ली की बात कर ली है। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ये दो नीति अपना रहा, शिक्षा के लिए युद्ध की और संधि की, ठीक है। अब लॉर्ड वेलेस्ली के बाद हमने बात करनी है जॉर्ज बार्लो की। लेकिन उससे पहले एक चीज आप और ध्यान रखेंगे वेलेस्ली के बारे में, कि वेलेस्ली के बारे में बात करें तो हम, उसने 1800 में, कब? 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। कलकत्ता में कौन से कॉलेज की स्थापना करी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किस लिए? तो नागरिक सेवा में, या जिसे आप बोलते हैं ICS, उसमें जो सेलेक्ट कर्मचारी है या जो भी युवक है जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, उन युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है ना, जो नागरिक सेवा में भर्ती युवक हैं जिनका सिविल सेवा में सिलेक्शन हुआ, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए ये कॉलेज खोला गया था 1800 ईस्वी में, जिसे हम फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसे हालांकि कहते हैं कि मान्यता नहीं दी गई, और इसके अलावा जो नागरिक सेवा के जो युवक थे, जो भर्ती जो युवक थे, उनको प्रशिक्षण देने के लिए इंग्लैंड में, लंदन में एक कॉलेज खोला गया था, हेलबरी कॉलेज ये भी कहा जाता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि भारत में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी, किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। ये लॉर्ड वेलेस्ली की चर्चा थी। अब हम बात करनी है जॉर्ज बार्लो की। जॉर्ज बार्लो,
कब तक रहेंगे, तो 1805 से 1807। किसकी बात करनी है, जॉर्ज बार्लो की। जॉर्ज बार्लो के बारे में बात करें तो दो प्रमुख चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहली तो हम देखते हैं कि इनके समय एक विद्रोह हुआ। क्या हुआ, विद्रोह। और वो विद्रोह क्या था, सेना में, वेलोर में विद्रोह। आप ध्यान रखेंगे, वेलोर में सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह कब हो रहा है, 1806 में। 1806 में वेलोर में सैनिक विद्रोह। क्या सैनिक विद्रोह था, वेलोर तमिलनाडु में पड़ता, आप सभी को पता है, ये वेलोर पड़ता है यहाँ पर तमिलनाडु में, ठीक है ना। बात कब की है, 1806 की बात है। हुआ क्या, जो वेलोर के सैनिक थे ना, वो माथे पर तिलक लगाते थे। क्या लगाते थे, तिलक। और सिर पर पगड़ी पहन के आते थे। क्या पहन के आते थे, पगड़ी। और उस पगड़ी के ऊपर लगाते थे एक तुर्रा, जिसे आप कलंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, कलंगी, उसे आप कहते हैं कलंगी। ये तीनों चीजें यूज कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, जो में वेलोर के भारतीय सैनिक है वो यूज कर रहे हैं। क्या क्या यूज करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, पगड़ी पहनते हैं और पगड़ी के ऊपर कलंगी लगाते हैं। तब ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप जो ये बाराती बनकर आ रहे हो, ये सिस्टम नहीं चलेगा, आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। और इसकी जगह पहननी पड़ेगी कैप। एक हेट नाम की कैप आती थी, वो हेट नाम की कैप राउंड टाइप आती थी, वो पहननी पड़ेगी। ये पाबंद किया गया किसको, इन सैनिकों को। तो ये जो सैनिक थे, इन्होंने इसको धर्म के खिलाफ, विरुद्ध, यानी कि धर्म के विरुद्ध समझकर विद्रोह कर दिया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह कब हुआ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो ये ब्रिटिश सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह था। इंपॉर्टेंट चीज है, प्रश्न पूछा हुआ भी है कि ब्रिटिश सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह कब हुआ, तो 1806 में हुआ। कहां पर हुआ, वेलोर में। क्यों हुआ, क्योंकि वहां के सैनिक तिलक लगा रहे हैं, पगड़ी पहन रहे हैं, कलंगी लगा रहे हैं। इसके लिए अंग्रेजों ने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि आपको हेट पहननी पड़ेगी, एक हेट, एक गोल कैप आती है, वो पहननी पड़ेगी। और जब ये पहनने से मना किया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश सेना में प्रथम सैनिक विद्रोह, यानी कि ब्रिटिश सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह, सैनिक नहीं कहेंगे आप, सॉरी, धार्मिक विद्रोह कब हुआ, धर्म को लेकर विद्रोह कब हुआ, तो 1806 में हुआ। कब की बात है, 1806 की बात है। कंप्लीट है। ये चीज प्रमुख है इसके अंदर, और कुछ नहीं है जो आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जॉर्ज बार्लो में एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके काल में क्या हुआ था, कि इसके काल में एक विद्रोह हुआ था, जिसे हम कह रहे हैं कि ब्रिटिश सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह। कंप्लीट है। इसके बाद कौन बनते हैं, गवर्नर जनरल। तो इसके बाद बनते हैं लॉर्ड मिंटो। कौन बनते हैं, लॉर्ड मिंटो। 1807 से 13। लॉर्ड मिंटो कब से कब तक रहेंगे, 1807 से 13, ठीक है ना। लॉर्ड मिंटो के काल में क्या है, तो लॉर्ड मिंटो के काल में दो चीजें है। एक तो इसके काल में अमृतसर की संधि हुई, प्रमुख महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ, सिखों के महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ क्या हुआ, अमृतसर की संधि हुई थी। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि दूसरा इनके समय ही 1813 का चार्टर एक्ट आया था। ये दोनों प्रमुख चीजें जो हम देखेंगे। तो दोस्तों, आज की चर्चा को हम यही विराम देंगे, बाकी की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।